सबसे पहले बेनज़ीर आपसे आगाज़ करेंगे डिस्कशन का, और यही सवाल कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला सामने आया है, उस फैसले से तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पोजीशन पर आपके ख्याल में क्या असरात मरतब होंगे? अच्छा मुबशर, ये ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल मामला है और हमारे साथ आज कोई वकील नहीं है, हम उनसे शायद बेहतर पूछ सकते थे, तो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं उस हिसाब से बात करूंगी। अच्छा, पिछले हफ्ते जब इलेक्शन कमीशन का बयान आया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करने लगे हैं और करेंगे, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये जो बयान है इसमें ये लिखा तो है कि हम अमल दरामद करेंगे, लेकिन इसमें इफ्स और बट्स बहुत ज़्यादा हैं कि ये भी इशू है, ये भी इशू है। और अब मेरे ख्याल से वो जो इफ्स और बट्स हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। अच्छा, अगर आप ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को गया है, पिटिशन गई है, इसको अगर आप आइसोलेशन में देखें तो सवाल तो बिल्कुल दुरुस्त लगता है कि ठीक है, सवाल पूछने वाला है कि अगर एक पार्टी के अंदर एक स्ट्रक्चर नहीं है, एक इलेक्टेड बॉडी नहीं है, तो कौन है वो जो अप्रूविंग अथॉरिटी है, जो डिक्लेरेशन पे साइन करेगा कि पार्टी के जो MNAs हैं MPs के। और यही सवाल जो PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन का जो केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन में, वहाँ पे भी पूछा गया कि आपकी जब कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है तो आपने जो इंटर पार्टी इलेक्शन कराए हैं उसकी सुपरविजन किसने की है, कौन है वो अथॉरिटी, कौन है चेयरमैन है, सेक्रेटरी जनरल है, कौन है वो इलेक्टेड ऑफिशियल। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आइसोलेशन में देखा जाए तो बिल्कुल ठीक लगता है कि हाँ सही दुरुस्त सवाल है कि वो अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है, लेकिन हम आइसोलेशन में चीज़ों को तो नहीं देख सकते, हमें कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। और कॉन्टेक्स्ट अभी तक ये है कि जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से रिजर्व सीट के मामले पे, और ये जो फैसला आया है रिजर्व सीट का कि हुकूमत कहती है हम इसको बिल्कुल नहीं मानेंगे, इसको चैलेंज करेंगे, और जिस किस्म का किरदार इलेक्शन कमीशन का भी रहा है मुबशर, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के वक्त और इलेक्शन के बाद, उससे तो लगता यही है कि शायद इस मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है, इस मामले को डिले करने की कोशिश की जा रही है कि ताकि PTI को मुकम्मल जो उनकी रिजर्व सीट्स हैं वो ना दी जाए। क्योंकि इस वक्त आपको भी मालूम होगा, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुप्रीम कोर्ट जो है उनके जजेस, बहुत से जजेस इस वक्त उनकी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, वो 1 महीने की हैं, तो वो अगले महीने तक आएंगे। तो हो सकता है कि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये लिखा हुआ था कि अगर इलेक्शन कमीशन को कोई क्लैरिटी चाहिए है तो जो भी जजेस मेजॉरिटी हैं इन चेंबर वो बैठेंगे और उस मामले को सुन लेंगे। लेकिन अब वो बेंच कब बनेगा, वो फैसला कब होगा, तो लगता तो यही है कि इस मामले को जितना भी हो सके इलेक्शन कमीशन डिले करने की कोशिश कर रही है। एक मैं छोटी सी बात यहाँ पे कहूँगी, जब ये रिजर्व सीट का मामला चल रहा था तो जस्टिस आयशा ने जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उनसे पूछा कि 2018 में बाप पार्टी ने ना इलेक्शन लड़ा ना रिजर्व सीट की लिस्ट दी, लेकिन आपने फिर भी उनको रिजर्व सीट्स दे दी। तो जिस पे इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उनका जवाब था कि PTI के मामले को हम ज़रा ज़्यादा गौर से देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यही जवाब जो है इसी से पता चल जाता है कि PTI के हर मामले में कोई ना कोई शायद टेक्निकल इशू निकालने की कोशिश की जाएगी ताकि इस इशू को जितना भी हो सके डिले किया जाए। तो बेनज़ीर, आपके ख्याल में ये जो 41 आज़ाद अरकान हैं उनका फिर आप फ्यूचर क्या देख रही हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो ये कह रहा है कि उनके पास तहरीक इंसाफ का ना कोई बाकायदा पार्टी ढांचा मौजूद है, और आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी की तस्दीक कौन करेगा, ये मामला वजाहत तलब है। देखिए मुबशर, मेरे ख्याल से होना तो ये चाहिए था असूली तौर पे कि जो इंटर पार्टी का मामला है PTI का जो इलेक्शन कमीशन के पास है उस पर जल्द से जल्द फैसला आ जाना चाहिए था, ताकि जो पार्टी है PTI है वो बाकी इन सारे मामलात को देख सके कि डिक्लेरेशन कहाँ से आएगी, रिजर्व सीट की लिस्ट कहाँ से आएगी। लेकिन वो भी मामला अभी तक लटका हुआ है और ये तीसरी बार PTI ने इलेक्शन कराया है। तो जब तक वहाँ से फैसला नहीं आता इस इशू को, मुझे तो लगता है कि इलेक्शन कमीशन जितना भी हो सके डिले करेगी। एजाज, आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन का ये फैसला और फिर तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पोजीशन पर क्या असरात मरतब होंगे, और ओवरऑल इस तमाम तर पीरियड में इलेक्शन कमीशन का किरदार आपने कैसे देखा है? मुबशर, जो आपने सवाल किया है कि इन 40 अरकान का मुस्तकबिल क्या होगा और ज़ाहिर PTI के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे। देखिए, एक बात होता है कि जो टेक्निकल खेल है या कानून और कायदे के मुताबिक जो मामलात हैं, और फिर उसके साथ जो जिसे कहते हैं ना पावर कॉरिडोर्स में जो महल्लाती साजिशें होती हैं उनमें तो PTI बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। PTI ने चंद बुनियादी गलतियां भी की। आपको पता है कि जब आगाज़ में नो कॉन्फिडेंस हुआ अप्रैल 2022 में, तो PTI ने एक गलती की कि मरकज़ से भी इस्तीफ़ा दिया और सूबों से भी इस्तीफ़ा दिया, और उसके नतीजे में उनको
मुख्तलिफ जस्टिफिकेशंस देकर इलेक्शंस भी डिले हुए और इलेक्शंस डिले होने के बाद बाकी जो इंतखाबात हुए फरवरी 2024 में, उसके नताइज क्या निकले, उससे पहले इंट्रा पार्टी इनके इलेक्शन का भी मसला था, वो ये सारी चीज़ें हमारे सामने। एक तो ये निटी ग्रिटी है कि कानून के मुताबिक हुआ है नहीं हुआ है, पीटीआई को एज ए पार्टी फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, एक तो ये निटी ग्रिटी आप देख रहे हैं। लेकिन एक ब्रॉडर कैनवस है, इस निटी ग्रिटी में पीटीआई का नुकसान हुआ है, लेकिन ब्रॉडर कैनवस देखें कि आप इस जमात को जितना भी ज़्यादा दबा रहे हैं, आप जितनी भी ज़्यादा कानूनी मुशगाफियाँ निकाल कर इस जमात को इसके अरकान से महरूम कर रहे हैं, तो ब्रॉडर लेवल पे जो आम आदमी है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या जा रहा है? इम्पैक्ट ये जा रहा है कि आपके सूबा पंजाब में लोगों की कमर टूट चुकी है, बिजली के बिलों ने कमर तोड़ रखी है। आपके सूबा खैबर पख्तूनख्वा में प्राइस हाइक के साथ लोग दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं, और जो तमाम गुस्सा है इन दो सूबों में, उस तमाम गुस्से का जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मिल रहा है। बलूचिस्तान में आपको पता है कि वहाँ पर तो सूरत हाल ही एक डिफरेंट किस्म की खेल होता है, और जो सूबा सिंध है वहाँ पर सूरत हाल ये है कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी पार्ट ऑफ दी गवर्नमेंट तो है, लेकिन वो इस तरह से पार्ट ऑफ दी गवर्नमेंट है कि वो गवर्नरियाँ लेकर या ऐवान सदर लेकर खामोशी से सूबे की हुकूमत लेकर अपने मामलात में बैठी हुई है, और ये जो मौजूदा हुकूमत है नून लीग की, ये तनहा ये निमट रही है इन तमाम मामलात से। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट पर जो गुस्सा आ रहा है वो भी मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर, सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर जा रहा है, और ज़ाहिर है सिविलियन गवर्नमेंट की इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि वो इन तमाम मसाइल से नबर्द आजमा हो सके। मेरे ये ख्याल है कि कानूनी तौर पर ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ने जो वजाहत पूछी है, ये शायद इसकी कानूनी जस्टिफिकेशन मौजूद हो कि हम इन लोगों का क्या करें, लेकिन इसका बड़ा आसान सा हल था कि जिन 40 मेंबर्स के बारे में आपको इबाम है, आप उनसे दोबारा पूछ लें भाई आपने कौन सी पार्टी में जाना है। आसान हल तो ये था, वो बता देते हमने पीटीआई में जाना है या नहीं जाना, तो ये नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पूछा गया, शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मद्देनज़र ये मामला भी हो कि अगर हम इन 40 मेंबर से पूछते हैं तो फिर कोई कानूनी नुक्ता ना उठा दे, फिर कोई पिटिशन दायर ना हो जाए, तो ये इन्होंने कर लिया है। इसका मजमूई तौर पे पीटीआई को इतना फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इन मेंबर्स के हवाले से मखसूस नशिस्तों के केस में, उस पर अमल दरामद फौरी तौर पे नहीं हो रहा। ज़ाहिर है ये ख़त लिखा गया तो फौरी अमल दरामद तो नहीं हो रहा, लेकिन ब्रॉडर कैनवस में अगर पूरा मंजरनामा देखें तो पीटीआई को फ़ायदा हो रहा है और पीटीआई इससे फ़ायदा लेगी। और याद रखें, आप पीटीआई को एक तंजीम की हैसियत से देखते हैं। हम जो जितने भी लोग तजिया करते हैं या इंफॉर्मेशन देते हैं, हम पीटीआई को एक तंजीम की हैसियत से देखते हैं। मेरे ख्याल में हम ये गलती करते हैं। पीटीआई इमरान खान का नाम है और इमरान खान का नाम पीटीआई है। अगर पीटीआई में इमरान खान नहीं है तो पीटीआई नहीं है, और अगर इमरान खान जो हैं वो कहते हैं कि मेरी जमात का नाम PTIF है, तो सारे लोग PTIF की तरफ चले जाएंगे। तो ये याद रखिए कि इसमें बानी पीटीआई का बड़ा अहम रोल है, और पीटीआई की मकबूलियत की वजह जो है वो सिर्फ एक शख्स है। एजाज, अगर जब तक एक शख्स कंट्रोल में नहीं आएगा, ये सारी बातें, ये कानूनी मुशगाफियाँ, ये सारी ये इसी तरह। तो आपको लगता है मुस्तकबिल करीब में ये मामला हल हो जाएगा या मामला मजीद लटक सकता है? और अगर ये मामला मजीद लटकता है तो फिर पीटीआई के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? देखिए, मामला अगर मजीद लटकता है तो इस हद तक तो पीटीआई को नुकसान होगा कि वो पार्लियामेंट के अंदर उनकी एक जो मसल था उसमें एक इजाफा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की वजह से, वो मसल उन्हें फौरी तौर पे नहीं मिलेगा, और ज़ाहिर है उससे उनको कानून साजी में, हुकूमत को नुकसान पहुँचाने में या हुकूमत को धकेलने में नुकसान होगा। पीटीआई को एज ए जमात पार्लियामेंट के अंदर, पार्लिमानी पार्टी के हद तक। लेकिन अगेन ये मामला जितना भी डिले होता जा रहा है ना मुबशर, ओवरऑल इससे गवर्नमेंट का और इस सारे सिस्टम का फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि गवर्नमेंट और सारे सिस्टम का जो डिसक्रेडिट है वो पीटीआई के क्रेडिट में जो है वो तब्दील हो रहा है। और आपको लगता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की पार्लियामान में पोजीशन को कमज़ोर किया? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने तो जो काम किया है वो ज़ाहिर है कानूनी जो उनके माहिरीन है, लॉ विंग होता है इनका,
और ये तमाम जो भी इकदाम करते हैं उनसे पूछ के करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन ने कोई कमज़ोर किया या ताकतवर किया। देखिए, हम ना एलिफेंट इन द रूम का जिक्र नहीं करते। हम कभी इलेक्शन कमीशन के पीछे भाग पड़ते हैं, कभी हम पुलिस के पीछे भाग पड़ते हैं, कभी इंतज़ामिया के पीछे भाग पड़ते हैं, कभी और किसी के पीछे भाग पड़ते हैं। देखें, ये फैसला जो है पीटीआई को महरूम रखना है, पीटीआई को दबाना है, इस पार्टी को तोड़ना है, ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नहीं है। ये जो बाकी जो चीज़ें ये सारी तो आप ये कहें इनको मोल्ड करवा लिया जाता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला है कि इनको कर लें, मोल्ड करें या इनको नुकसान पहुंचाएं। ये सारी चीज़ें वो कानून के दायरे के मुताबिक रखते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक और दायरा भी है, एक और लाइन भी है जिसका ध्यान रखा जाता है और इन दोनों लाइनों के दरमियान में रहकर खेल खेला जाता है।